Good morning, viewers, to a very special episode of Medi Chit Chat with a very senior orthopedic सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट डॉक्टर भूषण पाटिल। आपका पिछला वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किया और दूर दूर तक इवन मुझे गांव से भी मैसेज आया है कि लोग वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और बेनिफिट कर रहे हैं। तो इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू सर हियर ऑन आवर मेडी चिट चैट। बिफोर वी बिगिन टुडेज सेशन ऑन नेक पेन, मतलब जो गर्दन में लोगों को दर्द होता है, उसके पहले मैं चाहती थी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। यस, आई एम डॉक्टर भूषण पाटिल। मैं MBBS होने के बाद मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में DNB किया है और मैं ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जहाँ पे इंडोस्कोपिक सर्जरी या ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, की होल सर्जरीज, उसमें मैं काम करता हूँ, मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन मुझे स्पेशल इंटरेस्ट इसमें है कि क्रॉनिक पेन जो होता है, जो नेक पेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, इसके लिए रिहेबिलिटेशन, उनका बायोमैकेनिक्स असेस करके उनको एक्सरसाइज एडवाइस करना और उसका मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली प्रॉपर करना, ये मेरा पैशन है। तो USP कह दें कि अगर डॉक्टर भूषण के पास जाएंगे तो सर्जरी बहुत कम है चांसेस लगने के, तो ज़्यादा नहीं होगा। सर, हमारा पहला क्वेश्चन था कि ये जो क्रोनिक पेन होता है ये एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करता है आपको, मतलब पेशेंट किस तरह के पेन के साथ आपके पास आते हैं और इसमें क्या वैरायटी होती है, मतलब जनरली? क्रोनिक पेन पे हम आज फोकस कर रहे हैं। एक्यूट पेन अलग रहता है, जो सीवियर रहता है, सडन ऑनसेट रहता है, उसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बट आज का फोकस हमारा है क्रॉनिक नेक पेन पे। तो क्रॉनिक नेक पेन डल पेन बोलते हैं, जैसे एक माइल्ड इंटेंसिटी का पेन रहता है और ओवर द मंथ्स, ईयर्स रहता है कि कोई बोलता है कि मुझे 2 साल से या 2 महीने से या 6 महीने से मुझे दर्द है, स्पेसिफिक इंजरी का हिस्ट्री नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखोगे जिनमें ये क्रॉनिक नेक पेन होता है, जो डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, एक ही पोस्चर में कंटिन्यूसली ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हैं। हाउस वाइफ्स में भी ये पाया जाता है क्योंकि उनका शोल्डर एंड नेक का एक्टिविटी रहता है। तो वो एक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर जो डेस्क जॉब करने वाले होते हैं, ऑफिस जॉब करने वाले होते हैं, और हाउस वाइफ्स, ये दो कैटेगरी ऑफ पीपल में ज़्यादा होता है। एंड हमारे ऑर्थोपेडिक ओपीडी में सबसे ज़्यादा कोई पेशेंट आते थे वो नेक पेन के ही पेशेंट आते हैं, और वो क्रॉनिक नेक पेन के। तो मुझे ये थोड़ा सा समझना था कि जब आप कह रहे हैं नेक पेन, तो ये गर्दन का पेन की हम बात कर रहे हैं या हम शोल्डर के पेन की बात कर रहे हैं? ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक पेन एग्जैक्टली जो हम क्रॉनिक नेक पेन की बात करें उसको बहुत लोग ट्रेपेजाइटिस बोलते हैं, ट्रेपेजियस स्ट्रेन बोलते हैं, दैट इज़ एट द बेस ऑफ द नेक। हाँ, ये बहुत कॉमन होता है। शोल्डर का पेन यूजुअली अराउंड द शोल्डर रहता है, रोटेटर कफ का, इम्पीजमेंट का वगैरह हो सकता है। बट मेनली जो क्रॉनिक नेक पेन हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो बेस ऑफ द नेक पे होता है, और दैट इज़ एक ट्रिगर स्पेसिफिक पॉइंट रहता है, उस पर वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। यस, ओके। तो मुझे ये भी जानना था कि क्या ये मोबाइल जो हम लोग कंटिन्यूस यूज़ करते हैं इन कारणों से भी बढ़ सकता है? यस, मोबाइल, जैसे मैंने बोला कि ऑफिस में बैठने वाले लोग, इनका पोस्चर, बेसिकली मोबाइल का क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए हम एक ही पोस्चर में बैठते हैं और नेक का अपना जो पोस्चर पोजीशन जो रहता है वो गलत रहता है, और उसकी वजह से होता है। जैसे हमने कोविड में बहुत मोबाइल यूज़ किया और बहुत लोगों को ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो बेसिकली पोस्चर इज़ द मेन कॉज उसमें। इवन लॉन्ग जो लोग ड्राइव्स वगैरह करते होंगे, क्या उनमें भी ये हो सकता है? यस, लॉन्ग ड्राइव्स में भी होता है। लॉन्ग ड्राइव्स का बेसिकली क्या होता है कि अपना पोस्चर भी गलत हो सकता है, और अगर रोड इज़ नॉट गुड क्वालिटी, जैसे हमको वाइब्रेशन हो रहे हैं या फिर जर्क्स आ रहे हैं, तो उसमें ये पेन बढ़ने का चांस रहता है। ऑलराइट। तो क्या चीज़ें हैं जो ऐसे पेन के साथ, तो ये क्योंकि बहुत कॉमन है जो आप बात करने वाले हैं आज, तो मुझे ये जानना था कि जब भी ऐसे पेन शुरू होता है तो बहुत दिनों तक तो लोग इग्नोर करने लगते हैं। मतलब इनिशियली तो वो तुरंत ऐसे लगता है 1-2 दिन की बात होगी, थोड़ा बहुत पेन किलर ले लिया। फिर मुझे ये जानना है कि वो क्या डूज और डोंट्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि कभी भी इस तरह का पेन हो तो क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। हाँ, मैं पहले डोंट्स बताना चाहता हूँ क्योंकि डूज के बारे में बहुत अपने को डिटेल में जाना है। डोंट्स मतलब क्या है कि आपको बेसिकली ये जो ट्रेपेजिस वाला पेन जो जैसे मैंने बताया, उसमें जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं, जैसे श्रग, बहुत बार जिम में लोग एक्सरसाइज करते हैं या वजन उठाते हैं, तो हेवी वेट लिफ्टिंग, स्पेशली श्रग जो बोलते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि वही
मसल जो पेनफुल रहता है और उसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो श्रग एक्सरसाइज अच्छा नहीं होता है, वेट लिफ्टिंग, हेवी वेट लिफ्टिंग अच्छा नहीं होता है। आप वहाँ पे आइस या हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, बट मसाज कभी नहीं करना है। मैं मेरे पेशेंट को एवरी टाइम 2-3 बार एक रिपीट करता हूँ कि आपको 2 चीज़ें नहीं करनी है क्रॉनिक पेन के लिए। फर्स्ट थिंग इज मसाज कभी नहीं करना है और पेन किलर कभी नहीं लेना है। पेन किलर का क्रॉनिक पेन में कोई भी रोल नहीं होता। एक्यूट पेन में 5 to 7 डेज तक रहता है। ये पेन किलर नहीं लेना है, मसाज नहीं करना है और श्रग या फिर ओवरहेड एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करना है और वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ये भी जानना था कि अगर किसी को क्रोनिक पेन है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आपने मतलब जैसे भी आप डिस्कस करना चाहें। ऑप्शंस मतलब ये होता है कि जैसे क्रॉनिक नेक पेन में हमको क्लिनिकली देखना पड़ता है कि वो पेशेंट का एज ग्रुप क्या है, हाउसवाइफ है कि ऑफिस गोअर है कोई, या स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। देन पेशेंट इज़ राइट हैंडेड कि लेफ्ट हैंडेड, डोमिनेंस कौन से साइड पे है, कौन से साइड पे पेन हो रहा है, कितना ड्यूरेशन से पेन हो रहा है, वॉज देयर एनी ट्रिगर फैक्टर, मतलब पहले कभी जर्क आके गया है, स्प्रेन होके गया है या इंजुरी हुआ था, ये भी जानना ज़रूरी होता है। और यूजुअली ये पेन डल क्रॉनिक ओवर दी मंथ्स ईयर्स रहता है और रेडिएशन नहीं रहता है, मतलब ये हाथ में ट्रैवल नहीं होता है। यूजुअली एक ही स्पेसिफिक पॉइंट पे रहता है। तो उसको मैं क्लिनिकली मुझे देखना बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो डायग्नोसिस होता है ये क्लिनिकल होता है। इसमें एक्सरे MRI बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली टेंडर स्पॉट कहाँ पे है। सेकेंड थिंग, उसका पोस्चर कैसा है, उसका एक अभी हम शोल्डर और नेक के बारे में अगर डिटेल जानना चाहता है, मैं एज अ सर्जन जानना चाहता हूँ एज अ स्पेशलिस्ट, तो हम देखते हैं कि नेक मसल्स, स्कैपुला मसल्स, स्कैपुलर मसल्स एंड शोल्डर मसल्स, ये 3 ग्रुप होते हैं। बैक साइड ऑफ द नेक, अपर पार्ट ऑफ द अपर बैक आप बोल सकते हो। तो ये 3 मसल ग्रुप साथ में काम करते हैं यूजुअली। और ये ट्रेपेजियस जो मसल है जिस पे स्ट्रेन होता है, जैसे मैंने बोला बेस ऑफ द नेक, ये मसल ओवरलोडेड होता है। वो अंडर स्ट्रेन रहता है, ओवरलोडेड होता है, क्योंकि हमारे स्कैपुलर मसल जो शोल्डर अपर बैक के जो मसल ग्रुप है, स्कैपुलर मसल्स बोलते हैं उसको, और रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं, ये 2 ग्रुप काम बराबर नहीं करते हैं और इसलिए वो ट्रेपेजियस ओवरलोडेड होता है और इसीलिए पेन होता है। तो ये क्लिनिकली मैं देखता हूँ कि उसका स्कैपुलर रिदम कैसा है, स्कैपुलर मसल्स का स्ट्रेंथ कैसा है, देन रोटेटर कफ मसल्स का स्ट्रेंथ कैसा है, देन समटाइम्स देयर इज अ टाइटनेस। बहुत बार लोग ऐसे क्राउच बैठते हैं तो ये मसल्स टाइट हो जाते हैं। या शोल्डर ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट बोलते हैं, मतलब शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट रहता है उसके पीछे कैप्सूल टाइट हो जाता है। वो मुझे क्लिनिकली इवेल्युएट करना पड़ता है। तो शायद इसीलिए कि आप सिर्फ मसाज करके तो ये सारी चीज़ें नहीं पता कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी का प्रॉब्लम हो सकता है। जो एक नॉर्मल नेक पेन जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें इतना, यानी एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि आपको किस तरह का पेन है और किस तरह के एक्सरसाइजेज या जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको बेनिफिट करेगा। मुझे ये जानना था कि हम इसके पहले कि हम इसके बारे में और जाने की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, कि अगर कोई, आपने कहा कि ये डेस्कटॉप जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए में बहुत कॉमन है, तो नॉर्मली अगर कोई पर्सन डेस्क जॉब पे है तो वो क्या एक्सरसाइजेज या क्या बीच में कर सकता है ताकि उसको ये नेक पेन ना डेवलप हो? येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यूजुअली हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि आप नेक का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट अप टू सम एक्सटेंट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपका पोस्चर है एंड देन एक्सरसाइजेस है। पोस्चर यूजुअली मैं जब भी पेशेंट को सिखाता हूँ तो बोलता हूँ कि जैसे सोल्जर्स खड़े रहते हैं तो उनका शोल्डर इज़ बिहाइंड देयर चेस्ट। तो ये जो पोस्चर है दैट इज़ द आइडियल पोस्चर, जिसमें आपका मसल्स है, नेक मसल्स है, शोल्डर गर्डल मसल्स बोलते हैं या स्कैपुलर मसल्स, दे आर इन ऑप्टिमम पोजीशन, जो डिजायर्ड पोजीशन, जो अच्छा पोजीशन है या अच्छा पोस्चर है उसमें रहते हैं। हम अगर ऐसे बैठेंगे ओवर द पीरियड तो वो ऑल द प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट देयर। वो नहीं करना है। हम जब भी बैठेंगे तभी हमारा शोल्डर है चेस्ट लेवल के पीछे होना चाहिए और नेक रिलैक्स होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आपका
पोस्चर सही हो। और सही मेंटेन करना इज़ नॉट ईजी, वेरी डिफ़िकल्ट। मैं प्रैक्टिकली पेशेंट को बोलूँगा थियोरेटिकली कि ऐसा ऐसा करो आप, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमको बहुत महीनों से सालों से वो गलत आदत लगी होती है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक तो आप रिमाइंडर लगाइए, कुछ तो आप हाथ पे या रिस्ट पे एक मार्क कीजिए, या आपका लैपटॉप है या आपका पीसी है तो वहाँ पे कुछ तो रिमाइंडर लगा लीजिए, सो दैट आपकी ये हैबिट होनी चाहिए। डॉक्टर ने बोला इसलिए नहीं, वो एक 2-4 दिन के लिए नहीं करना है आपको, करेक्ट। वो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपको इस पोस्चर में बैठना है। वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस पोस्चर इज आपकी बैक अपने आप स्ट्रेट रहती है। और आपका बैक आपको कुछ इश्यू है, लो बैक पेन, क्रॉनिक लो बैक पेन है, उसके लिए भी आपको फ़ायदा होता है क्योंकि आप ऐसे और बैक बेंड कर, मतलब अगर आपको ऐसे बैठना है तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते आगे टिल्ट होके, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका नेक, अपर शोल्डर, अपर बैक एंड लोअर बैक अपने आप एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और एक हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि आपको अगर बैक एक का इशू है, कुछ तकलीफ है, तो आप एक पिलो डाल दीजिए आपकी कुर्सी के यहाँ पे बिहाइंड योर बैक, और आपको सपोर्ट लेके बैठना है, ज़्यादा टाइम बैठना है, सो दैट योर बैक इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। ओके, थैंक। तो ये मतलब मेजर जो आप मुझे समझ में आया कि अगर हमको प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करना है या नहीं नेक पेन हो, तो पोस्चर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, चाहे उसके लिए नोटिस लगाए या रिमाइंडर लगाए, लेकिन आपको अपना पोस्चर परफेक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑप्शंस डॉक्टर भूषण। तो हाँ, ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है, सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स द हिस्ट्री इज सेम। किसी को माइल्ड पेन रहता है, किसी को मॉडरेट रहता है, किसी को सीवियर रहता है, समटाइम्स क्रॉनिक पेन है, लेकिन सडन स्ट्रेन होने की वजह से एक्यूट पेन भी हो गया। तो हमको बोलते हैं ऑलवेज द फॉर्मूला इज रेस्ट, आइस एंड कंप्रेशन, एलिवेशन बोलते हैं फॉर अदर सिचुएशन, जैसे किसी लिम्ब को, मतलब पैर को हो गया, चोट लग गई या रिस्ट को हो गया वगैरह। बट यूजुअली द फॉर्मूला इज रेस्ट टू दैट पार्ट। जैसे आपकी गर्दन को अगर सीवियर पेन है तो ही हम कॉलर देते हैं, अदरवाइज कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेक कॉलर की। देन रेस्ट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ आइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों एक्यूट पेन में आइस वर्क्स फंटास्टिक, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अपने आइस लगाया तो बहुत बार आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो आइस एप्लीकेशन इज़ वेरी गुड। एंड पेन किलर्स समटाइम्स इफ द पेशेंट हैज़ टू मच ऑफ डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, तो हम मैक्सिमम 5 days के लिए पेन किलर देते हैं। और वंस द एक्यूट फेज इज सेटल, जैसे एक्यूट फेज सेटल हो गया लेकिन पेशेंट को अभी क्रॉनिक पेन है, पेशेंट कम्स आफ्टर 2 weeks और बोलता है कि अभी भी मुझे वो दर्द है, तो हम अगेन क्लिनिकली इवेलुएट करके देखते हैं कि एंड अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज प्रोग्राम, जैसे पोस्चर करेक्शन, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि लोग अपना शॉर्ट फिजियोथेरेपी का एक कोर्स कर लेते हैं, तो ये इफेक्टिव है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? फिजियोथेरेपी मतलब लोगों को क्या लगता है कुछ तो मैजिक होने वाला है वहाँ पे, और बट स्टिल व्हाट आई फील कि एक्यूट पेन जब भी होता है, कि मॉडरेट टू सीवियर पेन जब भी रहता है, तभी बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रोमोडालिटीज़ यूज़ करते हैं थेरेपिस्ट, या फिर ऑर्थोपेडिक साइड से हम पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट देते हैं, उसका भी फ़ायदा होता है, बट वो एक्यूट फेज में ही लिमिटेड रहता है। और जैसे वो क्रॉनिक बन जाता है, मे बी आफ्टर 2 weeks 3 weeks जो क्रॉनिक बन गया, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल एग्जैक्टली होता है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करके ही हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्यूट पेन में सर्टन एक्सटेंट फ़ायदा होता है, बट अगर फिजियोथेरेपी मतलब बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ लाइट लिया या ट्रैक्शन लिया तो उसका बेनिफिट हो जाएगा, बट उसका लिमिटेड बेनिफिट रहता है। बट फ़ायदा किससे होता है? वो एक्सरसाइज प्रोग्राम से ही होता है। तो हम लोग तो बहुत डिटेल में एक्सरसाइजेस का सारा समझने वाले, तो आई थिंक वी विल बिगिन विद कि व्हाट इज़ द राइट पोस्चर। यू आर गोइंग टू टेल अस अबाउट हाउ वी शुड बी टेकिंग अ राइट। और बड़ा कॉमन सवाल है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि ये पिलो की वजह से हो सकता है, तो किस तरह से पिलो सेलेक्ट करें, या इसको क्या मतलब पेन में कुछ पिलो का रोल होता है? हाँ, बहुत लोग पूछते हैं ये पिलोज कैसा होना चाहिए। तो वेरी सिंपल रूल, देयर इज़ नथिंग, मतलब ऐसा बहुत कुछ उसके पीछे साइंस नहीं है। एक सिंपल रूल ऐसा होता है कि आपके नेक को क्या कंफर्टेबल है वो आपको यूज़ करना है। किसी गाइडलाइंस में, किसी बुक्स में ऐसा नहीं दिया है कि आप पिलोज मत यूज़ करो या स्पेसिफिक पिलोज यूज़ करो, बट यूजुअली आपका नेक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। जब भी आप सोते हो
जिसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। तो आपके जो नेक आपका स्ट्रेट रखने के लिए, जैसे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, नेक बोलते हैं, वो स्ट्रेट रखने के लिए जितना हाइट है उतना पिलो होना चाहिए। और कोई साइड फेस होता है तो उसको थोड़ा सा वो हाइट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। यू कैन फोल्ड द पिलो और फिर सो जाओ। सो अगेन आपकी नेक एक लाइन में रहनी चाहिए, मतलब स्पाइन जो है वो पूरी तरह से नेक से सब एक लाइन में अलाइन रहनी चाहिए। अलाइन रहनी चाहिए। एक अगर टिल्ट हो गया ये पोस्चर में, मैं अगर 2-3 घंटे सोता हूँ या फिर ऐसे सोता हूँ या फॉरवर्ड, मतलब मेरे रॉन्ग पोस्चर में मैं लंबा टाइम के लिए सोता हूँ, तो वो उसका प्रॉब्लम आने ही वाला है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पिलोज अवेलेबल। इसको सर्वाइकल पिलोज भी बोलते हैं या डबल कंटूर्ड पिलोज भी बोलते हैं। उसका बेसिक अगेन द कंसेप्ट इज सेम। आपकी नेक एक लाइन में होनी चाहिए और साइड पे सोते तो भी वो मेंटेन करना पड़ता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल। आपके नेक को जो कंफर्टेबल है वो आपको पता करना है और वो इस्तेमाल करना है। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू अदर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज विच यू वांट टू फोकस ऑन। यस, तो पोस्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अगर बैठे हैं तो आपका पोस्चर ये होना चाहिए, जैसे मैंने बताया सोल्जर्स कैसे खड़े रहते हैं या बैठते हैं, वैसे आपका जो नॉर्मली हम ऐसे बैठते हैं वो गलत है। हमको क्या करना है, सीधा होना है और शोल्डर लेवल पीछे होने चाहिए। हाँ, तो आपका चेस्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए और शोल्डर लेवल पीछे जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्कैप्शन पोजीशन। हमने उसको एक टर्मिनोलॉजी दिया है, स्कैप्शन पोजीशन। तो ये पोजीशन स्कैप्शन हो गया। एक ज़रूरी और एक चीज़ है, आपका नेक रिलैक्स होना चाहिए। नेक पे कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप ये अगर श्रग कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं होता है, उससे पेन पड़ने का चांस है। तो नेक रिलैक्स रखिए, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। और आपके शोल्डर्स बिहाइंड योर चेस्ट। अगर आपका डेस्क यहाँ पे है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। आपका आई साइट, आई का लेवल और आपका जो स्क्रीन है वो आपको एक लेवल पे लाना है। यू कैन टेक अ सपोर्ट के साथ आप बैठ सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम लो बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए बताते हैं कि एवरी 30-40 मिनट्स आपको आपका पोस्चर चेंज करना है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये एज अ एक्सरसाइज करना ठीक है इनिशियली, बट ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो आपको कुछ तो रिमाइंडर लगाना है ऑलवेज, और ये आफ्टर फ्यू वीक्स और मंथ्स ये आपका नॉर्मल पोस्चर ऐसा ही होना चाहिए। दैट शुड बी योर हैबिट, दैट शुड नॉट बी एज अ एक्सरसाइज। यस, स्कैप्शन पोजीशन के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज प्रोग्राम, और जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बर्न एक्सरसाइज प्रोग्राम, जिसके वीडियोस भी अवेलेबल है। और मेरा पर्सनली ये कहना होता है पेशेंट को कि आप कम एक्सरसाइज कीजिए, रिलेवेंट एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन वो बराबर कीजिए और वो रेगुलरली कीजिए। तो इसमें जो ब्लैक बर्न एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, इसमें हम अपर बैक या स्कैपुलर मसल्स उसके लिए करते हैं, जो रिदम, स्कैपुलर रिदम लाने के लिए फ़ायदा होता है, और जिससे इवेंचुअली स्कैपुलर मसल्स का रिदम बेटर हो जाता है। एंड देन नेक का जो प्रेशर आने वाला है, ट्रेपेजाइटिस या जो ट्रेपेजियस स्ट्रेन है, वो ग्रेजुअली सेटल हो जाता है और इवेंचुअली आपको एक, बट इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक्सरसाइज का इफेक्ट कभी इमीडिएटली पेन किलर जैसा नहीं होता है। सो एक अराउंड 10 days 2 weeks के बाद आपको उसका अच्छा इफेक्ट पता चलेगा। मतलब आप कंटिन्यूस करें, छोड़ ना दें। 2 दिन में इफेक्ट नहीं आएगा, बट आप 2 वीक बराबर से करेंगे तो यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस। मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपके लिए दवा जो है वो एक्सरसाइज है, अच्छा, पेन किलर का जरूरत नहीं है आपके लिए। तो मैं आपको ब्लैक बर्न एक्सरसाइजेस करके दिखाता हूँ। श्योर। आपको पहले पेट पे लेटना है, इसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। ये यू कैन टेक अ पिलो हियर टू जस्ट रिलैक्स, बिकॉज फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इज आपके नेक रिलैक्स होने चाहिए, नेक मसल्स रिलैक्स होने चाहिए, नहीं तो पेन बढ़ने का चांस होता है। देन व्हाट यू कैन डू इज, आप ये बेड पे भी कर सकते हो। जैसे मेरा नेक चिन इज रेस्टेड, माय नेक मसल्स आर रिलैक्स्ड, और मैं क्या कर रहा हूँ, विंग्स की तरह इसको ऊपर उठा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मुझे 10 seconds रुकना है। 1 2 3 4, you have to count up to 10 seconds, then relax, then you can wait for some time, relax for some time, and then again you should go and wait there and count up to 10 seconds. ऐसा initially 3 repetitions से आप शुरू कर सकते हो। then that was the first exercise। अभी ये second exercise जो है वो यहाँ पे आपको हाथ लेना है साइड ऑफ द बॉडी, और यहाँ से आपको ऊपर उठाना है। okay, again this is for scapular muscles। यहाँ पे जाना है, again you have to confirm that your neck muscles are relaxed। then again count up to 10, 1 2 3 4, like this up to 10 seconds।
सो ये 2 एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देयर आर मेनी एक्सरसाइजेस बट यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइजेस स्लोली. और जब भी आप शुरू करते हो तो व्हाट आई इन्फॉर्म माय पेशेंट्स की आप 3 रेपिटेशन से शुरुआत कीजिए. दिन में एक बार ही करें तो चलेगा, लेकिन आपको 3 रेपिटेशन से शुरुआत करनी है. एवरी 5 डेज को आप 1 रेपिटेशन बढ़ाते जाइए. ओके. तो आपको आपके बॉडी को एक्सेप्टेंस, आपके मसल्स को भी इतना ओवरलोड नहीं होगा और ग्रेजुअली दे विल अडैप्ट. और एडवांस स्टेज में हम ये जो एक्सरसाइजेस है वो थेराबैंड से भी करा सकते हैं. जैसे थेराबैंड पकड़ के उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, जैसे जिम में वजन उठाते हैं वैसे ये मसल्स के लिए हम थेराबैंड से भी एडवांस लेवल पे कर सकते हैं. बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ये जो पोस्चर और ये 2 एक्सरसाइजेस है इससे ही ऑलमोस्ट 85% पेशेंट्स को फायदा होता है. एंड देन अगर उसके बावजूद भी पेन नहीं कम हो रहा है देन मैं मेरे थेरेपिस्ट के पास पेशेंट को भेजता हूँ एंड वो थेराबैंड के साथ वो एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को हेल्प करती है. और बहुत ज़रूरी होता है इसमें नेक मसल्स रिलैक्स हो, प्रॉपर पोस्चर हो. मिनिमम रिलेवेंट एक्सरसाइज आपको करना है बट रेगुलरली करना है. तो इसमें मतलब किसी भी तरह का ऑयल मसाज जो आपने पहले ही बोला वो सब नहीं, एक्सरसाइज और परफेक्ट पोस्चर ही आपको एक्चुअल पेन रिलीफ देगा. यस. अगर किसी को एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सोरनेस या डल पेन होता है तो आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं. ओके. जैसे मैंने पहले बोला मसाज कभी नहीं करना है. आइस एप्लीकेशन. और क्रॉनिक पेन ओवर द इयर्स है तो हॉट फर्मेंटेशन भी चलता है. बहुत लोग ये पूछते हैं कि हॉट के कोल्ड, बट सिंपल रूल इज एक्यूट पेन अगर किसी को है सीवियर, ज़्यादा दर्द है, शॉर्ट ड्यूरेशन का पेन है जिसको हम एक्यूट पेन बोलते हैं, तभी उसको आइस एप्लीकेशन करना चाहिए. जो क्रॉनिकली ओवर द मंथ्स ईयर्स का पेन है उसको आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर भूषण, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे. और थेराबैंड के एक्सरसाइजेस हमारे पेंडिंग है जो हम अगले वीडियो में ज़रूर से सीखेंगे. थैंक यू. एक बड़ा कॉमन सा सवाल पूछना था मुझे डॉक्टर भूषण कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो आम जनता कहती है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, ये क्या है? मतलब इसे कैसे समझा जाए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं 20s और 30s में भी लेडीज़ आती है, लड़कियाँ आती है और बोलते हैं कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है. बट इट इज़ एक्सरे डायग्नोसिस. ओके. एक्सरे पे डीजनरेटिव चेंजेस जब भी होते हैं तो उनको स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है थेरोटिकली. बट पर्सनली आप मुझे पूछेंगे तो मैं नेक पेन, क्रॉनिक नेक पेन के साथ जब भी मुझे पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं क्लिनिकल एवेल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ. और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को एक्सरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. क्योंकि जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है. किसी मसल का है, सॉफ्ट टिश्यू का है, मसल इम्बैलेंस की वजह से है, शोल्डर का रिदम करेक्ट नहीं है इसलिए होता है. तो स्पॉन्डिलोसिस इज़ वेरी वेग टर्म. और मैं बोलता हूँ पेशेंट्स क्योंकि आप उसके बारे में सोचिए मत. आपका जो दर्द है वो मस्कुलर है, वो उसका आपके अंदर के स्पाइन से कुछ उसका रिलेशन मतलब नहीं है, वो बोनी नहीं है. इट इज़ मोर ऑफ मस्कुलर थिंग. तो ऑटोमेटिकली उसका जो डायग्नोसिस है वो आप कितना, आपके डॉक्टर आपको कितनी अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं क्लिनिकली, उस पे ज़्यादा बेटर आपका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हो पाएगा. एक और क्वेश्चन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या विटामिन ऐसे केसेस में किसी तरह से हेल्प करते हैं? यस, हम बोलते हैं कि ये जो नेक पेन है बहुत बार, जैसे मैंने पहले ही बोला, पोस्चर, मसल इम्बैलेंस, एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर एक रहता है कैल्शियम एंड विटामिन डी, समटाइम्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी. तो हम अगर ग्रॉसली हमको लग रहा है कि वो डेफिशिएंट होने का चांस है, जैसे वेजिटेरियन डाइट या स्पेसिफिक कुछ पेट के इनडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं. अच्छा. तो उनमें हम इवैल्यूएशन करते हैं, उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. उसमें विटामिन D, B12 लो है तो उस हिसाब से हम उनको शुरू करते हैं. बट अगेन दैट इज अ सप्लीमेंट, दैट acts as a supplement. That is not the main focus of the treatment. Main focus is as we earlier discussed. But yes, it helps up to some extent to reduce the pain and the discomfort. So जैसा आपने कहा कि 80% जो पेशेंट हैं वो सिर्फ अच्छे पोस्चर और ये एक्सरसाइज अगर वो रेगुलरली करते हैं तो 80% उनको रिलीफ हो जाएगा. आई होप दैट दिस video relieves a lot of pain and makes so many people live their life, day-to-day life much better. Absolutely. Thank you so much for giving us this time, and we will come again and we'll trouble you again with a new topic, Dr. Bhushan. Thank you so much for coming to our small channel, MediChit Chat. Thank you. Thank you, Dr. Recha. Thank you.